हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक फिर नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम ह्यूमैनिटीज के जो विषय होते हैं जैसे समाजशास्त्र हुआ, राजनीति विज्ञान हुआ, गृह विज्ञान हुआ, इन विषयों में एक अनुसंधान का पेपर जरूर होता है। अपनी जो नई शिक्षा नीति है 2020 आई है, उसमें भी अनुसंधान BA स्तर से भी है और MA स्तर पर भी है। तो हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अनुसंधान कार्य को किन किन स्टेप में पूरा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अनुसंधान के स्टेप, अनुसंधान के सोपान या चरण। तो किसी भी अनुसंधान को करने के लिए जो सबसे पहली बात होती है वो होता है समस्या का चुनाव करना। और समस्या के चुनाव से हमारा जो मतलब होता है कि वो कोई ऐसी समस्या को चुनाव करना जो उस क्षेत्र से संबंधित हो, और जब तक उस क्षेत्र से संबंधित नहीं होगी, किसी दूसरे क्षेत्र से संबंधित होगी, तो उसके लिए हम बहुत अच्छे से उसके लिए अनुसंधान कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका ये भी है कि आप उस क्षेत्र के विषय में विस्तृत अध्ययन करें। तो हमारा सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि आप समस्या का चुनाव करें, ठीक है। और इस समस्या के चुनाव के बाद दूसरे स्टेप पर जो काम करना है वो है हमारा अनुसंधान क्षेत्र का निर्धारण। तो इस निर्धारण से जो हमारा मतलब ये है कि जो समस्या आप चुन रहे हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है, और जब हम क्षेत्र का उसमें पता कर लेते हैं कि ये जो समस्या है वो हमारे इस क्षेत्र से संबंधित है, तो उसका जो अनुसंधान है और रिसर्च जो करना हमारे लिए वो आसान हो जाता है। अब हमारे सामने समस्या आती है कि हम उस समस्या के संबंध में जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा तरीका है और वो है हमारा थर्ड स्टेप, और उसको बोलेंगे हम साहित्य का पुनरावलोकन, अर्थात रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो अब वो समस्या हमारे लिए कैसी है कैसी नहीं है, उस समस्या के बारे में हम केवल अपने ज्ञान के आधार पर बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। इसलिए इस सबसे अच्छा तरीका है कि जो पूर्व में अध्ययन हुए हैं उन अध्ययनों का हम अध्ययन करें। तो जो पहले से उस समस्या से संबंधित जो हमारे अनुसंधान हुए हैं या लेख लिखे गए हैं या उस समस्या से संबंधित जो लोगों ने अपने अपने विचार लिखे हैं उनका हम अध्ययन करें। तो उन अध्ययन से हमें ये पता लग जाता है कि उस समस्या में क्या ऐसी चीज है जिसको लेके हम अनुसंधान करें, ठीक है। तो और फिर जब हम उसके बारे में हमें ये भी अंदाजा लग जाता है कि वो वास्तव में उस क्षेत्र से संबंधित समस्या है। और जब हम इसका जो पहले से आपके अनुसंधान है उनका अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में तमाम सारे और सवाल पैदा हो जाते हैं। उन सवालों को हम प्राकल्पना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकल्पना। इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहेंगे, पर इससे पहले एक और चीज है आपका, वो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण। तो हमने जब साहित्य का पुनरावलोकन कर लिया है, पुनरावलोकन करने के बाद ये निश्चय हुआ कि वो समस्या हमारी उस क्षेत्र से संबंधित है, तो हम क्षेत्र में जाकर एक बार उसका सर्वेक्षण जरूर कर लें। और सर्वेक्षण हम ऐसे ही नहीं जाकर बात कर सकते, तो उसके लिए हमें एक प्रश्नों की सूची बनानी होती है। उस प्रश्नों की सूची के द्वारा हम तथ्यों को एकत्रित करेंगे और सर्वेक्षण करके हम उस समस्या के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। जब जानकारी एकत्रित कर लेते हैं उसके बाद हम किन लोगों के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करेंगे, है ना, किन लोगों को, मतलब जिस क्षेत्र समस्या है, जिस क्षेत्र से संबंधित समस्या है, उस क्षेत्र में जो हमारे लोग होंगे उनसे हम यदि जानकारी करेंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो समस्या से जुड़े हुए हैं या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो उस विषय में बहुत अच्छी जानकारी दे सकते हैं। तो इसलिए इकाइयों का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ठीक है। और जो इकाइयां हम ले रहे हैं, इकाइयों के रूप में हम उत्तरदाताओं को लेंगे, और कौन से उत्तरदाता वो होंगे। जैसे मान लीजिए हमने युवाओं से संबंधित अगर हमने समस्या का चयन किया है तो हम इकाइयों के रूप में जो उत्तरदाता लेंगे वो हमारे युवा ही होने चाहिए। और उन युवाओं को हम डिफाइन और करेंगे कि वो हमारे युवा किस उम्र से किस उम्र तक के होंगे, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट रहेगा सोपान वो है उद्देश्यों का निर्धारण।
कोई भी काम करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। तो अनुसंधान के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम उद्देश्यों का निर्धारण करें। तो इनको हम बहुत ज्यादा विस्तार से इनको नहीं लिखते हैं और ना ही इसको नोट करते हैं। हम लोग इन्हें पॉइंट्स में अपने नोट करके बताते हैं कि ये हमारे इस अनुसंधान के लिए उद्देश्य रहेंगे। ठीक है। और अभी मैंने देखिए आपसे चर्चा की थी कि प्राकल्पनाएं जो हमारे दिमाग में पैदा हुई थी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद, ठीक है, उनको हम प्राकल्पनाओं का निर्माण उद्देश्य के बाद करते हैं। तो इनकी संख्या हमारी कम से कम 3-4 हो सकती है, और 3-4 से कम हम अगर प्राकल्पनाओं को लेते हैं तो शायद हम निष्कर्षों तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम कम से कम 3 या 4 प्राकल्पनाओं को बनाएं, और अधिक से अधिक आप इनको 7-8 तक बना सकते हैं। और इतने प्राकल्पनाओं के निर्माण से हम एक अच्छे अनुसंधान के निष्कर्षों तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। इसके बाद जो है हम सूचनाओं के स्रोतों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? सूचनाओं के स्रोतों का निर्धारण। तो सूचना हम किन से प्राप्त करेंगे? सूचना प्राप्त करने के हमारे पास 2 माध्यम है। एक तो हमारे पास प्राथमिक सूचना है, दूसरी हमारे पास द्वितीयक सूचना है। तो प्राथमिक सूचनाओं के रूप में तो हम उत्तरदाताओं से रूबरू होकर साक्षात्कार करें और उनसे अनुसूची के में जो प्रश्न हम बनाएंगे पहले उनका हम भरवाएं, उससे हम जो तो इस तरीके से जो है हम प्राथमिक सूचनाओं को एकत्रित कर लेते हैं। अब द्वितीयक सूचनाओं की बात करेंगे तो इसको हम लोग सेकेंडरी डाटा कहेंगे। और सेकेंडरी डाटा के रूप में हम किताबों को ले सकते हैं, डायरियों को ले सकते हैं, पत्रिकाओं को ले सकते हैं और न्यूज़पेपर को ले सकते हैं। इस तरह से हम इंटरनेट से भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो है जानकारियां वो आपकी द्वितीयक स्रोत के रूप में रहेंगी। और इसके बाद जो है हम आप उपकरणों का चयन करेंगे, ठीक है ना। तो अनुसंधान करने के लिए मुख्य रूप से देखिए 3 या 4 वो रहते हैं उपकरण। और पहली तो बात मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि देखिए कोई भी काम जो है बिना उपकरणों के संभव नहीं होता है। तो अनुसंधान के लिए भी उपकरण होते हैं। तो एक उपकरण मैं यहाँ पर बता दूं आपको। एक उपकरण है आपका साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू कहेंगे। और इन सब चीज के बारे में जितने उपकरण हैं इनके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ उनके उपकरणों के नाम बता रहा हूँ। तो पहला एक उपकरण के रूप में जानेंगे हम साक्षात्कार, दूसरा उपकरण है आपका अनुसूची, और तीसरा एक उपकरण है प्रश्नावली, एक और उपकरण है अवलोकन। तो इस तरीके से जो है ये आपके उपकरण के रूप में काम करते हैं। इन उपकरणों के द्वारा हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने अपने अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर उपकरण का चुनाव कर लिया है, ठीक है। अब इन उपकरण के द्वारा हम तथ्यों का संकलन करते हैं। तो जैसे हमने अनुसूची बनाई है, तो अनुसूची का हम उपयोग अकेले नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें साक्षात्कार भी करना होगा। तो इसको पूरे को हम बोलते हैं साक्षात्कार अनुसूची, और दूसरे शब्दों में हम इसे एक साक्षात्कार निर्देशिका भी बोलते हैं। अर्थात हम उत्तरदाता के पास जाएंगे और उत्तरदाता के पास जाकर हम उनसे हमारी अनुसूची में जो प्रश्न बने हैं उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और महत्वपूर्ण है कि वो है आपका निदर्शन। देखिए, निदर्शन से जो हमारा मतलब है कि हम कितने लोगों का प्रतिनिधित्व अपने इस अनुसंधान में करेंगे। तो अगर जैसे हम बीए स्तर पर करते हैं या एमए स्तर पर करते हैं तो 100 उत्तरदाताओं से हमारा काम चल जाता है। और बीए स्तर में अगर आप 100 भी नहीं लेते हैं तो भी आपका 50 उत्तरदाता तक काम हो जाता है, ठीक है। तो आप बीए स्तर पर 50 उत्तरदाताओं को लेकर अपने अनुसंधान को पूरा कर सकते हैं, और एमए स्तर पर आप 100 उत्तरदाताओं को लेकर अपना अनुसंधान कार्य को पूरा कर सकते हैं। और इस तरह के जो अनुसंधान होते हैं उनको हम डिजर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपने साक्षात्कार अनुसूची द्वारा हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं, और इसको हम तथ्य संकलन के रूप में हेडिंग को रखेंगे, ठीक। इसके बाद जो है आपने जो तथ्य एकत्रित किए हैं
उनको आपको क्या करना है, संपादित करना है। जैसे हमने किसी से इंटरव्यू लिया तो ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि इंटरव्यू के दौरान कई सारी बातें वो आपको प्रत्यक्ष रूप से बताएंगे और अप्रत्यक्ष रूप से कई बातों को वो छिपा जाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि जब आप साक्षात्कार किसी से पूरा कर लें तो उस साक्षात्कार निर्देशिका को उस साक्षात्कारकर्ता से दूर ले जाकर, अर्थात वहां से जब आप हट जाएं तो उस अपनी अनुसूची को पूरा कर लें। ठीक है। और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इन सारी अनुसूचियों को एक जगह ले जाकर इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 100 उत्तरदाताओं से जो उत्तर प्राप्त किए हैं अनुसूची के माध्यम से, साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से, इनको हम ले जाके वर्गीकरण करेंगे इनका। और वर्गीकरण के लिए हमारे पास जो आधार होते हैं वो देखिए जाति के आधार पर हो सकता है वर्गीकरण, वो हमारे क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है, वो हमारे लैंगिक आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। तो इस तरीके से हम अनुसूचियों का वर्गीकरण कर लेंगे। सारी अनुसूचियों को एक साथ रखेंगे तो हमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, और इन दिक्कत से बचने के लिए हम अनुसूचियों को क्या करेंगे, अलग अलग रख लेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे। और वर्गीकरण के आधार मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद जो बात आती है कि कई बार हम जब साक्षात्कार कर रहे होंगे तो कई सारी बातें लोग हमारी अनुसूची से हटके भी बताएंगे, तो वो हमारे विशिष्ट कथन के रूप में जाने जा सकते हैं, उनकी टिप्पणियां के रूप में जाने जा सकते हैं। तो इन जो अनुसूची में जो हमें ये आपकी प्राप्त हुई है विशिष्ट कथन या टिप्पणियां, इन टिप्पणियों में से कौन सी आपके समस्या से संबंधित है और उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनको हम अलग से नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमने अपने स्टेप्स जो वो किए हैं, पूरे किए हैं, इन स्टेप्स के बाद में जो हमने स्टार्टिंग में आप देखा होगा कि प्राकल्पनाओं का निर्माण किया था। तो इस तरह से जो प्राकल्पनाओं का सत्यापनीकरण ही आपका क्या होता है, अनुसंधान होता है। तो जब आपने तथ्यों को एकत्रित कर लिया, इसके बाद इन तथ्यों के आधार पर हम सारणी बनाते हैं। ठीक है। और सारणी का जो हमारा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हमें उत्तरदाताओं की उम्र की बतानी है, तो हम अपने उम्र के लिए ऐसे कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने युवाओं का चयन किया है तो 18 से हम 20 साल ले सकते हैं, 20 से 22 साल कर सकते हैं, 22 से 24 साल कर सकते हैं। तो ध्यान रखें जो वर्ग अंतराल रहेगा वो आपका एक निश्चित स्तर का ही रहेगा, इसे हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आप 18 से 25 का कर सकते हैं, यानी 7 साल का अंतर कर सकते हैं, आप 2 साल का अंतर कर सकते हैं। ये आपको किस तरह के उत्तरदाता मिले हैं उसके आधार पर आप इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो जो आपने सारणी बनाई है, इन सारणियों को आप बनाने के बाद इसका विश्लेषण करेंगे, और जो आपने ये विश्लेषण किया है इससे हम निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो जो हमने अपनी मोस्टली जो सारणियां बनती हैं, अनुसूची में जितने प्रश्न होते हैं उन सब की एक एक सारणी बनती है। कई बार होता यह है कि 2 या 3 प्रश्नों को मिलाकर भी हम सारणी बनाते हैं, और इन सारणियों का बनाने के बाद इनका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद हम उसका सामान्यीकरण करते हैं, सैद्धांतिकरण कर सकते हैं, हम उसका नियमों का प्रतिपादन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि आप जब समस्या से संबंधित तथ्यों को लिख रहे होंगे तो उस समय आपको यह आवश्यक हो जाता है कि आपने वो मैटर कहाँ से लिया है, जिसको हम संदर्भ कहेंगे। तो किसी भी अनुसंधान के लिए संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो संदर्भों को भी आप अवश्य नोट कर लें, अन्यथा की स्थिति में आपका अनुसंधान ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। और इस तरीके से अंत में आपको अपने अनुसंधान प्रतिवेदन, अर्थात अनुसंधान के जो एक प्रारूप है, जिसे हम लोग प्रारूप में अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है। तो उस प्रारूप में आपको अनुसंधान प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये आपके अनुसंधान का प्रतिवेदन है, अर्थात आप अपने अनुसंधान को किस रूप में प्रस्तुत करेंगे उसका ये प्रारूप है। अच्छा, कई बार अनुसंधानकर्ता या बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कितने पेजों में आपको ये बनाना है। तो ये
कोई ऐसी निश्चित सीमा नहीं होती है कि आपको इतने पेज में ही अपना अनुसंधान कार्य पूरा करना है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपकी बात पूरी हो जाए। जिन निष्कर्षों तक पहुंचने का आप प्रयास कर रहे हैं, उन निष्कर्षों तक पहुंचने में आपके 40 पेज भी यूज हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, पर ये बीए स्तर पर बहुत ज्यादा आप 40 से 50 पेज पर का बनाएं, और एमए स्तर पर भी आप 50 से 60 पेज और अधिकतम 100 पेज का बनाएं। और इसके बाद जब आप थीसिस या पीएचडी जैसे कामों को करते हैं तो वो आपके 200 और 200 से ज्यादा पेजों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने मित्रों को, और कमेंट जरूर करें। और आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएंगे तो उससे ये होगा कि मैं अगले वीडियो में या अगले जो भी टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए और ज्यादा उपयोगी बनाने का प्रयास करूंगा।